व्यूवर्स, आज हम एक और व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज ऐसी मालूमात का ज़ख़ीरा हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, और उसमें बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ हम आज आपसे शेयर करेंगे जो इंशाअल्लाह हमारे हर नौजवान के लिए या हमारे व्यूवर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि हम इस मुमलकत खुदादाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क की नेमत से हमें माला माल किया है, तो इसके मुहाफ़िज़ जहाँ पर हमारे पाक फ़ौज के सिपहसालार या हर वो सिपाही जो बॉर्डर पर मौजूद है, जिस कदर उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उस कदर हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी हम आज आपको आगाह करेंगे। तो स्पेशली आज हमारे दोबारा से, चूँकि पिछला व्लॉग उसमें कुछ चीज़ें हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे लेकिन व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया। तो प्रोफेसर एहतशाम साहब जो तारीख़ के स्टूडेंट हैं आज दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आज इनसे ये क्वेश्चन करूँगा कि जो स्पेशली ड्रोन जो डिफरेंट शहरों को जिन्होंने हिट करने की कोशिश की, किस हद तक इंडिया ने जो कोशिश की वो सक्सेसफुल रही या उसमें कम्प्लीटली वो नाकाम रहे, और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर क्या क्वेश्चन मार्क आया और इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर क्या क्वेश्चन मार्क्स हैं। तो उस हवाले से सर एहतशाम कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? जी सर, अल्लाह का शुक्र सर। चूँकि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो आज हम ये मालूमात का जो ज़ख़ीरा है वो कोशिश करेंगे कि टाइमली अपने व्यूवर्स से शेयर करें। तो सर, ये जो ड्रोन अटैक्स थे इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी स्टडी क्या कहती है कि इसको आप किस नज़र से देखते हैं? रामी साहब, सबसे पहली बात तो ये कि हम इस व्लॉग को एक्चुअली कल का जो है वो पब्लिश करना चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि ये यूट्यूब के ऊपर कल ऑन एयर हो जाए, लेकिन हमारे पास चूँकि मालूमात उस वक्त ऑथेंटिक नहीं थी और हमारी कोशिश ये है कि अपने व्यूअर्स तक ऑथेंटिक मालूमात पहुँचा सकें, तो इस मामले में सारी से थोड़ी सी देर हुई। दूसरी बात, बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं गुस्से में हूँ, मैं परेशान भी हूँ। हर पाकिस्तानी इस वक्त गुस्से में है, हर पाकिस्तानी परेशान है। वो ये बात सोच रहा है कि आखिर इंडिया की तरफ से धड़ाधड़ ये ड्रोन्स इतना पेनिट्रेट करके अंदर कैसे आ गए, इन्हें गिराया क्यों नहीं जा रहा था, ये हमारे बॉर्डर्स वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके अंदर कैसे आ गए। तो सबसे पहली बात तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि आपको पैनिक होने की या शदीद गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। आप भरोसा रखें कि आपकी आर्म फोर्सेस पूरी तरह चाको चौबंद है। और अब ये ड्रोन्स, पहली बात तो ये है कि ये अंदर आए कैसे। कल एक 2 मिनट का ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था, और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई वो इन्फॉर्मेशन हमें कहती क्या है। सर, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई भी ड्रोन ख़ुसूसन इंडिया ने जो इस्तेमाल किए ये हैरप ड्रोन्स हैं, इनको हैरप ड्रोन्स कहा जाता है, और ये बेसिकली इजरायली मेड ड्रोन्स हैं। इसराइल ने ये ड्रोन्स 2000 की दहाई में इंडिया को सेल किए थे, और इसमें एक ड्रोन की अच्छा सर, इसमें मैं आपकी बात अगर काटूं तो हमने शायद जो हमारा इससे पिछला व्लॉग था उसमें इस पॉइंट को रेज़ किया था, और आपने उसमें अपनी मालूमात के ज़ख़ीरा को शेयर करते हुए ये बात की थी कि ये जो ड्रोन्स हैं वो इसराइल के हैं, लेकिन उस वक्त तक न्यूज़ चैनल पे ये बात नहीं थी। तो अब तो ये जी मैंने ज़ुबान से आम है ज़रूर जी, हमने उस वक्त ये बात की थी कि इस वक्त वाहिद मुल्क जो इंडिया के साथ कुल मिलाकर खड़ा हुआ है वो इसराइल है। तो बेसिकली पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से नहीं लड़ रहा, पाकिस्तान इस वक्त इंडिया और इसराइल दोनों के साथ लड़ रहा है। और ये जो ड्रोन्स इंडिया के पास मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में बार बार बॉर्डर को पेनिट्रेट करते हुए आ रहे हैं, ये इजराइल मेड ड्रोन्स हैं। दूसरी बात, इन ड्रोन्स का नाम इनको कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है। कामाकाजी एक जापानीज़ वर्ड है, और वर्ल्ड वार में जो जापानीज़ पायलट हुआ करते थे, चूँकि उस दौर में वेपनरी इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होती थी, वेपन सिस्टम इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते थे, तो वो अपने जहाज़ उड़ाते थे, और जब उनके पास असले का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाता था तो उस जहाज़ को वो जो दुश्मन का बहरी जहाज़ है उसके साथ टकरा देते थे ताकि उसको डुबोया जा सके। तो इनको कामाकाजीज़ कहा जाता था। आज के दौर में आप इसे सुसाइड अटैकर या सुसाइड बॉम्बर्स कह लें, ये उस तरीके के ये लोग थे। अब इसी तरह इस ड्रोन को भी कामाकाजी ड्रोन कहा जाता है। बेसिकली ये लॉइटरिंग का काम भी करता है और कामाकाजी भी है। अब कामाकाजी क्यों है? पहली बात याद रखिएगा कि इस ड्रोन का ये मकसद नहीं है कि ये दुश्मन की टेरिटरी को पेनिट्रेट करने के बाद वापस जाएगा। इसने एट द एंड ऑफ द डे तबाह होना ही होता है। अच्छा, ये अपनी जो मालूमात के लिए, मैं आपको बात कंप्लीट कर लूँ, जिन मालूमात के लिए आता है इसके बेसिकली 3 काम हैं। नंबर 1, इसको आपकी जो अहम मिलिट्री तनसीबात हैं उसकी जासूसी करनी है, उसकी पिक्चर्स और विजुअल्स भेजनी है। नंबर 2, ये कुछ छोटे छोटे वेपन्स और छोटा सा पेलोड भी कैरी कर सकता है, जिसको ये फायर तो नहीं करता लेकिन ड्रॉप कर सकता है, जिसको हम लॉइटरिंग कहते हैं।
तो ये लॉइटरिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और प्लस ये किसकी कोशिश होती है कि आखिरकार इसने जब जाना है तो ये अपना काम कंप्लीट करके किसी न किसी दुश्मन की अमारत को, फौजी तनसीबात को, या कोई भी अहम जो तनसीबात हैं उनको निशाना बनाए और मैक्सिमम डैमेज कॉज करे, क्योंकि इसने आखिर में लेकिन तबाह इसमें एक हमारी पाकिस्तानी अवाम के अंदर मायूस कुन बात कह लें या जो उनके जज्बात हैं उनको ये बात ज़्यादा मजरू कर रही है कि इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, कि सर इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, एक दिन में इतने अटैक हो रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? सर देखें, बेसिकली इसका मकसद आपके एयर डिफेंस सिस्टम को ट्रैक करना है। ठीक है। क्योंकि जब भी कोई ड्रोन आता है वो एक छोटा सा ड्रोन है, 6 फुट 7 फुट 8 फुट का ड्रोन है, और उसको आप अगर मिसाइल से हिट करते हैं तो वो आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी रेडिएशंस को ट्रैक करके उसकी लोकेशन दुश्मन को भेजता है। ठीक है। तो पहली बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ को मतलब आप आगे भेज रहे हैं, चारा बना रहे हैं ताकि आपको बड़ी चीज़ की लोकेशन का पता चल सके। तो पहली बात तो यह है, इस वजह से इसको मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान आर्मी हिट नहीं कर रही। हमारे पास इसको हिट करने के एक तरीका तो मिसाइल्स हैं जिनको हम हार्ड किल कहते हैं, और दूसरा तरीका इन ड्रोन्स को हिट करने का वो सॉफ्ट किल है। सॉफ्ट किल में आप क्या करते हैं कि या तो आप इनको आम हथियारों के साथ शूट डाउन करते हैं या आप इनको इलेक्ट्रिकली जैम करते हैं, जैसे पाकिस्तान ने किया और हर जगह पे इन्हें गिराया। अच्छा सर, इसमें ये भी आ रहा है, कुछ जो हमारे मीडिया पे एंकर पर्सनस हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद इनको अगर फिजा में बहुत ज़्यादा ऊपर दूरी पर हों तो उस वक्त गिराने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड करना पड़ता है। डेफिनेटली तो अगर वो नीचे हो तो उनके लिए मैं आपको ये बात भी बताता हूँ सर, जब भी आप इस ड्रोन की अगर सरफेस सीलिंग की बात करें तो ये 15,000 फुट की बुलंदी पर उड़ सकता है, यानी कि ये एक नॉर्मल रडार की रेंज से बाहर हो जाता है। और जब ये विजुअल रेंज में आता है तो उस वक्त इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, और जब ये डिटेक्ट होता है तो फिर इसको शूट डाउन किया जा सकता है। इस ड्रोन के बेसिकली अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो इस वक्त दुनिया में इसको आज़रबाईजान ऑपरेट करता है, इसको इंडिया ऑपरेट कर रहा है, इसको इसराइल जो है वो ऑपरेट कर रहा है, इसको नीदरलैंड भी ऑपरेट कर रहा है, और इसको मोरक्को भी जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आज़रबाईजान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था काराबाख में, उसमें भी आज़रबाईजान ने इसको बड़ी इफेक्टिवली इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये तकरीबन 8 फुट और 2 इंच ये एक लंबा ड्रोन होता है, और इसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन आप ये देख लें कि ये 800 900 या 1000 के करीब ये इसकी रफ्तार जो है बनती है। अगर इसका विंग स्पैन की बात करें तो तकरीबन 9 फुट और 10 इंच का विंग स्पैन होता है, यानी कि अगर विंग्स इसके पूरे फैले भी होते हैं जब, तो विंग स्पैन इसका जो बनता है तकरीबन वो 9 फुट और 10 इंच। यहाँ पर अगर आपकी बात काटूँ तो जैसे आपने कल पिछले व्लॉग में ये शेयर किया कि इंडिया ने जो जहाज़ परचेज़ किए तो उनकी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गए, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उनकी जो टेक्नोलॉजी वो साबित न हुई। तो इसराइल के हवाले से फिर आप क्या कहते हैं कि इसराइल ने अगर ये प्रोडक्ट ईजाद की है तो उस पर चूँकि पाकिस्तान के अंदर तो वो तमाम ही जो है वो गिरा दिए गए, कोई उन्होंने जो हिट करना चाहते थे या जो उनके मफाद हासिल करना चाहते मफादात हासिल नहीं कर सके, तो इनकी कंपनीज के शेयर पर क्या असर पड़ेगा इसकी वजह से? एक तो आई स्टैंड करेक्टेड। चलो चलिए सर आंसर। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखें अब्दुल्ला भाई, मैंने आपको पहले बताया कि ये बेसिकली ड्रोन्स वापस मंगवाने के लिए भेजे नहीं जाते। इनका मकसद ये है कि दुश्मन की टेरिटरी को पेनिट्रेट करें, आम फौजी तनसीबात की वीडियोस भेजें, वहाँ पर जो है वो जाकर जितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है वहाँ पर ये कॉज करें। तो बेसिकली इन ड्रोन्स ने अगर हम देखें तो शायद इंडिया के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद वो अपना मकसद पूरा किया उन्होंने। आल तो पाकिस्तान ने ये सारे के सारे 29 ड्रोन सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने मकसद पूरा किया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा जी पैनिक क्रिएट करें, पब्लिक परेशान हो जाए, लोग घबरा जाएँ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ड्रोन अगर सिंध में गिर रहा है या इस्लामाबाद में गिर रहा है या पिंडी में कहीं भी एग्जाम्पल एनीवन किसी जगह किसी लोकेशन में गिर रहा है तो वहाँ पर पब्लिक इस तरह से इकट्ठी हो रही है जहाँ पर जैसे ऐसे लगता है कि जलसा हो रहा है। कोई खौफ की फिजा वो क्रिएट नहीं कर सके पैनिक? सर पहली बात तो ये है कि देखें पैनिक हो जाना ये इंसान की फितरत है। ठीक है। एक आम आदमी जो कि मिलिट्री से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो जब इन चीज़ों को देखता है या किसी अचानक धमाके को सुनता है, उसके सामने एक आकर एक ड्रोन गिरता है, इसको शूट डाउन किया जाता है, तो वो डेफिनेटली नेचुरल उसके लिए वो पैनिक हो जाए। लेकिन इंडिया डेफिनेटली अपने वो मकासद नहीं हासिल कर सका कि मुल्क में खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया जाए और लोग जो घरों में छुप के बैठ जाएँ, कारोबारी ज़िंदगी बंद हो जाए और आवाम की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट हो, तो इसमें डेफिनेटली वो मुकम्मल तौर पर अपने नाकाम हुए। अच्छा सर, उसमें एक और क्वेश्चन भी अगर मैं आपसे करूं कि अफवाज पाकिस्तान के साथ जो जज्बा पाकिस्तानी अवाम का नज़र आ रहा है तो वो तो नाकाबिल तस्गीर भी है और काबिल फ़ख्र भी है, और पाकिस्तानी अवाम बजाय इसके कि वो कोई प्रेशर क्रिएट करे आर्मी की, तो वो तो क्या चाह रहे हैं कि आर्मी जो डिसीजन लेगी हम उस डिसीजन के साथ खड़े हैं। क्या ऐसे ही है सर? देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तान का जवाब इंडिया की तरफ वो ड्यू है। ठीक है। इंडिया ने अटैक किया
पाकिस्तान में 6 मकामात के ऊपर वो 9 कहते हैं, पाकिस्तान 6 कहता है, 6 मकामात कन्फर्म्ड हैं जिनके ऊपर इंडिया ने अटैक किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने काउंटर मेजर्स लिए, आपने इंडिया के 6 जहाज़ मार गिराए जिसमें उनके सबसे बेहतरीन 3 राफेल्स थे जो कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा आपको जंग में नजर आएंगे। और अभी भी मतलब उन्होंने क्या किया कि वो इसको बॉर्डर के इस पार नहीं आए, उसी पार से उन्होंने सरफेस टू अर्थ जो है वो मिसाइल जो हैं वो एयर टू सरफेस मिसाइल जो हैं वो फायर किए। अब यही वो वजह थी कि एक सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान इन मिसाइल्स को रोक क्यों नहीं सका। सर बात याद रखिएगा कि जब एक तो जब जहाज़ आता है वो अपने एरियाज फायर करता है, उससे जब मिसाइल फायर किया जाता है तो उसको टाइमली इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वक्त बहुत कम होता है। पाकिस्तान ने अपने जहाज़ उड़ाए, इन्होंने जाकर उन्हें इंटरसेप्ट किया, लेकिन एयर से सरफेस की तरफ जब मिसाइल आता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, मुश्किल होता है। और फिर जब 70 जहाज़ उड़ते हैं अटैक करने के लिए, उनमें से अगर 5-6 मिसाइल ज़मीन पर आकर लग जाते हैं तो ये जंग के दौरान एक मामूली बात है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि फौज की कैपेबिलिटीज़ पर सवाल। अच्छा सर, इसमें अगर हम स्टॉक की बात करें, ड्रोन के स्टॉक की बात करें या जहाज़ की, तो वो तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे आपने बताया कि उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो उन्होंने परचेजिंग की थी, वो ज़्यादा उनके मतलब गिरा के पाकिस्तान ने उनको लॉस दिया। लेकिन ड्रोन्स जो बारहा मतलब देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 27 या इससे प्लस जो है पाकिस्तान में उन्होंने भेजे, तो उनके पास क्या स्टॉक मौजूद है? टोटल परचेजिंग उन्होंने इंडिया के पास तकरीबन 100 से 110 के करीब हैरप ड्रोन्स मौजूद थे और इसकी पर यूनिट कास्ट किसी दौर में $7 लाख के करीब होती थी एक यूनिट की। तो पाकिस्तान ने अगर ये 29 या 30 ड्रोन्स अगर गिरा दिए तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 2 से 2.5 मिलियन की एक अच्छी खासी फक्की इंडिया को दे दी है, 2 से $2.5 मिलियन की एक अच्छी खासी फक्की इंडिया को दे दी और अपनी जो टोटल स्ट्रेंथ था उसका ऑलमोस्ट वो 30 से 33% यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो उनके पास अब मौजूदा जो स्टॉक है वो तकरीबन उनके पास 60% के करीब ये स्टॉक रिमेनिंग होगा, 60 से 65% के करीब। तो 110 में से तकरीबन 30 के करीब इस्तेमाल क्या पॉलिसी होती है? हो सकता है कि वो ड्यूरिंग इस प्रोसेस की जंग स्टार्ट होती है या ये प्रोसेस चल रहा है तो इस दौरान वो मजीद परचेजिंग कर लें, इस पर डेफिनेटली वो मजीद परचेजिंग कर सकते हैं, बल्कि इजराइल उन्हें मजीद देगा, फराहम करेगा। उसके साथ एक तो इजराइल के अपने मफादात जुड़े हुए हैं जो कि इकनॉमिक हैं, कि उन्हें एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं और दूसरी बात यह है कि इजराइल डेफिनेटली पाकिस्तान को अपना एक असली दुश्मन समझता है और वो खुल खिलाकर इसका इजहार भी करता है। तो डेफिनेटली ये चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में इंडिया पाकिस्तान का जितना ज़्यादा नुकसान कर सकता है वो करे। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन ये होगा कि डीजे इश्तियार साहब की मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया कि इंडिया अभी एक प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, क्योंकि आपने कहा कि हमारी तरफ से पाकिस्तान ने जो अभी उन पर हमला करना है वो ड्यू है, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया चैनल्स पर एक रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान भी जो चाइना की ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान ने परचेज़ किए हुए हैं या चाइना ने गिफ्ट किए हैं कि वो इंडिया में फेंक रहा है और इंडिया में बहुत सारी तबाही हो रही है। और हमारे डीजी इश्तियार साहब कह रहे थे कि वो गंदम के जो खेत होते हैं उनमें वो पिक्चर्स भी उन्होंने शेयर किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, वो एलईडी पे मल्टीमीडिया पे उन्होंने दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि जी वो उसमें देखें कि खेत में वो ड्रोन पड़ा है और उस ड्रोन के लेफ्ट राइट जो घास है वो भी बिल्कुल खुश्क घास है, मतलब वो ग्रीनरी भी नहीं है, खुश्क घास है, लेकिन उसको भी उसने जलाया नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जो ड्रोन्स आ रहे हैं, इसराइली ड्रोन्स जो यहाँ पर गिराए जा रहे हैं, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग कर रहा है मीडिया तो वहाँ पर प्रॉपर आग भी दिखाई जा रही है और उसके नुकसान भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इंडिया का जो दावा है या मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री जो इंडिया का है उसका जो दावा है वो डीजे इश्तियार साहब ने बड़े उसके परखचे उड़ाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये देखें कि उसने आग भी नहीं लगाई इंडिया का, कि जो इंडिया के अंदर हमने अगर भेजा है, जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है झूठा, तो सर ये झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? अब्दुल्ला भाई, आप एक बात को अच्छे तरीके से याद रखें, मैंने कल भी बात डिस्कस की थी कि ये वार जब होती है सिर्फ बंदूकों की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन की भी लड़ाई है जिसको सोशल मीडिया पे भी लड़ा जाना है और जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी लड़ा जाना है। दूसरी बात यह है कि आपने जिस तरीके से उनके राफेल्स गिराए, ये बेसिकली यूरोपियन टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब डेफिनेटली इसका एक इफेक्ट तो आया है, राफेल्स के शेयर्स गिर गए। अब उसके बाद इजरायली जो ड्रोन्स हैं वो अपने मकासद पूरी तरह हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो उसके इफेक्ट को किसी न किसी तरह वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने के लिए फेस सेविंग डेफिनेटली है और प्लस ये कि जो इंडियन में जो मौजूद सिख्स हैं उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने उनके इलाकों को टारगेट किया है और पाकिस्तान और सिखों के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सिख जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब हैं और वो बिल्कुल भी इस मामले में इंडिया के साथ शामिल नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग करे या पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे।
तो एक ये उनके खिलाफ भी कंस्पिरेसी क्रिएट की जा रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि गोदी मीडिया है, तो इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी है। फिफ्थ जनरेशन जो वारफेयर है उसका यही है कि आप मीडिया के ऊपर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, लोग इतना झूठ बोलें कि लोग आपके झूठ को सच मान लें। मतलब वो मोदी सरकार ये चाह रही है कि अपनी आवाम की उमंगों को हासिल करने के लिए, उनकी मोहब्बत समेटने के लिए, कि वो आवाम भी उनके साथ खड़ी हो हमदर्दियां समेटने के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट करने के लिए। वो तो उन्होंने बताया ना कि वो अपना बयानिया सेल कर रहे हैं, उन्होंने जो नैरेटिव बना लिया है वो उसको सेल कर रहे हैं, लेकिन अवाम फिलहाल उसको खरीद नहीं रही। अवाम उनसे सवाल पूछ रही है, अवाम पूछ रही है कि जी आपने क्या नुकसान किया, जो टेररिस्ट कैंप जिन पर आपने अटैक किया, आपके पास क्या प्रूफ्स हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं, और क्या इस बात के प्रूफ्स हैं कि जो अटैक्स अभी हो रहे हैं। जैसे हम काउंट कर रहे हैं ना कि हम कहते हैं फलां जगह पे अटक में, चकवाल में या फूड स्ट्रीट में या मरी रोड पे जहाँ जहाँ हमारे ड्रोन्स गिरे हैं, तो हमारे DG SPR साहब ने भी उसकी निशानदेही की। लेकिन उनके वज़ीर ख़ारजा जो एक लेडी हैं, और उन्होंने इस वक्त ये भी एक साजिश की है कि वो लेडी भी मुस्लिम है, उनको उन्होंने अपॉइंट किया है कि आप जो हैं वो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि किस किस जगह पे पाकिस्तान ने हमला किया है। तो वो प्रॉपर जगह काउंट करके बता रही है कि हमारी फ़लाँ जगह पे भी हमला हुआ, फ़लाँ। तो उसको पाकिस्तान किस तरह से देखेगा? सर अगेन मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन की बात है, आप गालिबन जिनकी तरफ रेफ़र कर रहे हैं वो शायद मोहतरमा सोफिया कुरैशी साहब हैं, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये सर जंग के दौरान में कुछ मामूल के वाक़यात हैं, प्रूफ्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। हर जगह पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है कि हमारी तरफ से अटैक नहीं किया गया, और फिर DG SPR की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान जब अटैक करेगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। मीडिया, इंडियन मीडिया खुद चीखेगा कि पाकिस्तान ने अटैक किया, और हमारे अटैक खुद गवाही देंगे कि हमने अपना बदला ले लिया है। तो इंडिया को उसके लिए इंतज़ार करना है, और इंडिया को इंतज़ार करते चले जाना है, क्योंकि बेसिकली अब ये नर्व्स की गेम है। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान अटैक करे क्योंकि इस वक्त वो फुली प्रिपेयर्ड बैठे होंगे, और पाकिस्तान ये चाहता है कि हम अपनी मर्जी के वक्त के ऊपर अटैक करें, हम उन्हें वहाँ पर जाकर हिट करें जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ। मतलब ये पाकिस्तान ये भी चाह रहा होगा कि मैक्सिमम स्टॉक जो उनके पास जंगी है वो उसको अपना यूज़ कर लें, तो हम भी देख लेंगे उनके पास कितनी इफेक्टिव जो है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है। नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान उनके जो एग्जॉस्ट होने का इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान बेसिकली मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स लॉक किए हुए हैं, पाकिस्तान को पता है कि कहाँ पर किस जगह कैसे हिट करना है, और इंडिया सिर्फ इसी वजह से इस वक्त पैनिक में है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। जब आपको पता है कि एक बंदे ने आना है, उसने आपको मारना है, तो वो इंतज़ार जो है वो बड़ा तकलीफ दे होता है। तो इस वक्त इंडियन हुकूमत, इंडियन मीडिया वो इसी कर्ब से गुजर रहे हैं कि ना पाकिस्तान मार रहा है और ना वो सुकून से सो सकते हैं। और फिर इस वक्त जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो रवैया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट शो कर रहा है इंडिया के मामलात में, और बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो सऊदी अरब की अगर हम बात करें, तो उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा ये प्रेशर है कि पाकिस्तान अटैक ना करे। हमने जो कुछ कर दिया बस उतना काफ़ी, इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इस बात को मानने को तैयार नहीं है। एक चीज़ और भी देखी जाए तो पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा उन्होंने जिन ठिकानों को निशाना बनाया या जिनको सबसे ज़्यादा वो उन्होंने कहा कि हम उनको टारगेट रखते हैं, वो हाफिज़ सईद साहब हैं या मौलाना मसूद अज़हर साहब हैं, और अब तो लश्कर जैश मोहम्मद, जी मसूद अज़हर साहब की तरफ से तो प्रॉपर धमकी भी दे दी गई है मोदी सरकार को कि अब आपका कोई बंदा भी महफूज नहीं रहेगा, आपका कंट्री महफूज नहीं रहेगा। सर पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आपकी बात काटूंगा, मसूद अज़हर साहब बेसिकली कोई पाकिस्तानी स्टेट्समैन नहीं है, और ना ही उनकी कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन करती है, ना ही उनकी कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान आर्मी के बिहाफ पे जारी की जाती है। तो मौलाना मसूद अज़हर साहब ने अगर ये ऐसी कोई स्टेटमेंट पास की है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान आर्मी का ऐसी किसी स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक मेरा नहीं ख्याल है कि बनता है। ठीक है, मतलब उसमें यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो हमेशा किसी भी किस्म की दहशतगर्दी या इनफरादी जो कार्रवाइयाँ उनकी हमेशा से मुखालफत करता है। मतलब जो डिसीजन लेगी वो हमारे से पास ला रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट लेगी और आर्मी लेगी, और तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी के साथ, मशावरों के साथ, और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक। सर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह हम मज़ीद मालूमात का ज़ख़ीरा अगले 24 घंटे के अंदर जो अपडेट्स होंगी उसको हम अपनी भरपूर तैयारी के साथ नेक्स्ट इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। ज़रूर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर।